जय हिंद दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है जेपीएससी विद अमन की क्लास में। यह क्लास सेमेस्टर 3 कोर पेपर 6 एंड पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वह है अरस्तु द्वारा प्रतिपादित दास्ता संबंधी विचारों का परीक्षण कीजिए। मतलब अरस्तु के द्वारा जो दास्ता संबंधी माने दास प्रथा जो था उसके विचारों का परीक्षण करना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है साथियों, तो सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन यानी परिचय से आंसर को स्टार्ट कीजिए। देखिए इजी वे में किस तरह से इंट्रोडक्शन दिया जाता है। अरस्तु यूनान का एक महान दार्शनिक था। मतलब यूनान का एक महान दार्शनिक था जिसे राजनीतिक शास्त्र का जनक माना जाता है। तो राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस का किसको जनक माना जाता है, तो वह है अरस्तु। ठीक है, ये बात को आप लोग याद रखिएगा। अरस्तु का जन्म यूनान में 384 ईसा पूर्व में हुआ था। यूनान में कहाँ पर हुआ था? तो यूनान में हुआ था। कब हुआ था? तो 384 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ओके डन। आगे देखिए, वह महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो का शिष्य था। मतलब वो प्लेटो का शिष्य थे। ठीक है, और विश्व प्रसिद्ध योद्धा एवं सम्राट सिकंदर महान का शिक्षक था। मतलब सिकंदर महान का शिक्षक कौन थे? अरस्तु थे। ठीक है, इस तरह से आप लोग इजी वे में इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। अब देखिए आप लोगों को बताते हैं इसी क्वेश्चन के अनुसार। देखिए क्या था कि अरस्तु के दास प्रथा के विचार संबंधी। अब अरस्तु का दास प्रथा क्या था? देखिए, यूनानी जगत में दास प्रथा सामाजिक जीवन का आवश्यक अंग थी। घरेलू तथा श्रम संबंधी कार्य दासों द्वारा किए जाते थे। मतलब घर का जो काम था वो दास के द्वारा किया जाता था, और यूनान में दास प्रथा को सामाजिक जीवन माना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचार उसके रूढ़िवादिता को दर्शाते हैं। उसका क्या दिखाते हैं? रूढ़िवादिता को दर्शाते हैं, क्योंकि उसने दास प्रथा का समर्थन किया। अरस्तु भी जो थे वो दास प्रथा क्या किए थे? समर्थन किए थे। ओके नेक्स्ट, कुछ लोग के मानवता के आधार पर दास प्रथा का विरोध किया। तो कुछ लोग ऐसे भी थे कि दास प्रथा का विरोध किए थे, और अरस्तु थे जो दास प्रथा क्या किए थे? समर्थन किए थे। ठीक है, उनमें से थे एंटीफोन सोफिस्ट। एंटीफोन सोफिस्ट जो थे वो दास प्रथा क्या किए थे? विरोध किए थे। क्या कह के विरोध किए थे? कि दास प्रथा प्राकृतिक ना होकर परंपरागत है। यह प्राकृतिक यानी नेचुरल नहीं है, ये परंपरागत है और मानवीय सामान्यता के सिद्धांत के विरुद्ध है। यह मानवीय समानता के सिद्धांत के ये विरुद्ध है। ये मानवीय समानता के अधिकार में नहीं आता ये दास प्रथा। ठीक है, ओके नेक्स्ट, अरस्तु दास प्रथा न्यायोचित है। मतलब अरस्तु के अनुसार दास प्रथा क्या है? न्यायोचित है, और संपत्ति की तरह ही दास भी है। मतलब संपत्ति जिस तरह से होता है उसी तरह से दास भी होता है, नौकर लोग भी होता है। ठीक है, इनको दो भागों में बांटे थे। एक है जो दो भागों में बांटे थे, पहला था सजीव संपत्ति और एक दूसरा था निर्जीव संपत्ति। सजीव संपत्ति में आता है वो दास यानी नौकर। ठीक है, निर्जीव में भूमि, घर, अंचल संपत्ति। ठीक है, ये किसके अनुसार? अरस्तु के अनुसार। ठीक है, देखिए, पारिवारिक संपत्ति सदस्य परिवार की आवश्यकताओं को पूरे करने के लिए सहायक। मतलब नौकर लोग जो होता था वो क्या करते थे? पूरा घर का काम ये सब करते थे। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग अरस्तु द्वारा दास्ता का समर्थन के आधार, वो किस आधार पर दास्ता को समर्थन किया था, दास प्रथा को। ठीक है, ओके, दास्ता का प्रकृति। अब दास्ता का क्या प्रकृति है? देखिए, प्रकृति ने ही मनुष्य में विभेद है यानी बुद्धि, योग्यता और क्षमता के कारण। विभेद मतलब बांटा है। ठीक, प्रकृति यानी नेचर ने। पहला देखिए, शासन करने में, शासन करना उसको स्वामी बोलेंगे, आज्ञा को मानने वालों को क्या कहेंगे? दास यानी आज्ञा के गुण को मानने वाले। ठीक है, ये बौद्धिक बल का अधिकता होता है, ये शारीरिक बल पर प्रधानता होता है। मतलब नौकर जो होते हैं शारीरिक बल उसमें अधिक होता है, और स्वामी जो होते हैं यानी शासक जो होता है उसको उसमें बौद्धिक बल अधिक होता है। ठीक है, अब देखिए अरस्तु के अनुसार क्या है? प्रकृति स्वतंत्र पुरुष और दास के शरीरों में भेद करती है। क्या करती है? दास के शरीरों में भेद करती है। दास के शरीर को सेवा भाव के लिए बलवान बनाती है, तथा स्वतंत्र पुरुष या स्वामी के शरीर को सीधा तथा सरल है। मतलब अरस्तु के अनुसार ये कहना था कि दास जो है वो शरीरों में भेद भी करता है और शरीर का देखभाल भी करता है, वो बलवान बनाती है, और स्वतंत्र पुरुष या स्वामी के शरीर को सीधा तथा सरल बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट, ओके, दोनों पक्षों के लिए लाभकारी। अब दोनों पक्षों के लिए दास और स्वामी के लिए क्या लाभकारी था? स्वामी तथा दास दोनों लोगों के पक्षों के लिए क्या था? स्वामी शासन करेगा
दास था विवेक शून्य यानी निबुद्धि होता है, मतलब उसके पास बुद्धि कम होता है दास, ठीक है, दास के पास, ठीक है। जो होता है उसमें नैतिक तथा बौद्धिक विकास के लिए समय विश्राम होता है, मतलब वो एकदम उसमें बुद्धि अधिक होता है, वो नैतिक विश्राम करते हैं, ठीक है। और दासों का विकास संयमी और विवेक और पूर्ण स्वामी के साधनीय में है, मतलब शासक के विरुद्ध होते, शासक से ही लेते हैं या शासक के साथ में ही रह के लेते हैं, ये अरस्तु के अनुसार था, ठीक है। अब देखिए दासता का क्या नैतिक था, देखिए स्वामी और दासों के नैतिक स्तर में अंतर, क्या अंतर है, देखिए नैतिक दासों के विकास के लिए जरूरी और स्वामी दासों के प्रति दयालु तथा स्नेही होना चाहिए और दास स्वामी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये नैतिक होता है कि नैतिक मतलब कहने का मतलब स्वामी जो होता है वो दास के प्रति दयालु होनी चाहिए और दास जो होता है स्वामी का आज्ञा का पालन करना चाहिए। स्वामी के सानिध्य में रहकर ही दास के नैतिक विकास और व्यक्तित्व का संभव है, मतलब दास जो होता है वो, अगर आप लोग स्वामी मतलब कहने का मतलब मालिक के साथ अच्छा व्यवहार कीजिएगा तो आपके साथ स्वामी भी यानी मालिक भी है आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, ये अरस्तु के अनुसार। अब देखेंगे दासता के प्रकार। दासता का दो प्रकार होता है, एक होता है स्वाभाविक का दासता, एक होता है वैधानिक का दासता। अब एक एक करके दोनों को देखते हैं, ठीक है। जन्म से मंद बुद्धि, अकुशल और अयोग्य जो होते हैं वो स्वाभाविक दास होंगे, मतलब नौकर जो होगा वो मंद बुद्धि को होंगे, अकुशल होता है और अयोग्य होते हैं। और पराजित या बुद्धि युद्ध बंदी होगा, मतलब पराजित या युद्ध बंदी होगा उसको कानूनी या वैधानिक दासता कहेंगे। मतलब जो सुरजन्म से या मंद बुद्धि से या कुशल अयोग से अगर दास बन रहा है तो उसको बोलेंगे स्वाभाविक दास, और जो युद्ध के लिए या अपराजित के लिए बन रहा है तो उसको बोलेंगे वैधानिक या दासता, कानूनी दासता, यानी उसको सैनिक में ही इसके अंदर हम रख सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे अरस्तु के दासता के कुछ मानवीय पक्ष। क्या मानवीय पक्ष था, पहला देखते हैं। इसमें था कि दासों के प्रति उदारता का व्यवहार था, इनका क्या था, उदारता का व्यवहार, ठीक है। दूसरा पॉइंट, स्वामी दास के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध का पक्षधर, मतलब एकदम स्वामी और दास को अच्छा से बात विचार करके काम करना चाहिए। तीसरा देखिए दासों की संख्या बढ़ाने के पक्ष में नहीं है, उदास को मतलब नौकर की संख्या नहीं बढ़ाने के पक्ष में थे। और दासों को मुक्ति के अवसर मिलने चाहिए, मतलब नौकर जो होते हैं यानी दास जो होते हैं उनको अपने अनुसार जीने का अधिकार भी देना चाहिए, उसको मुक्ति मतलब एकदम खुला में रहने का अधिकार भी है, ठीक है। ओके नेक्स्ट। अब देखेंगे अरस्तु के दासता सिद्धांत में दोष या आलोचनाएं, इसका क्या आलोचनाएं हुआ था। देखिए पहला, संपूर्ण मानव समुदाय को गुण व योग्यता के आधार पर दो वर्गों में विभाजित कर देना, मतलब दो वर्गों में विभाजित कर दिया, स्वामी और नौकर, ठीक है। दूसरा पॉइंट था इसका कि अरस्तु के तर्क में स्वामी और दास का निर्धारण करने का कोई उचित मापदंड नहीं था, मतलब कौन स्वामी बन सकता है कौन दास बन सकता है, इसमें इनका कोई मापदंड नहीं था, ठीक है। ओके नेक्स्ट है कि दास प्रथा को प्रकृति नहीं माना जाता है सकता, मानवीय गरिमा तथा समानता का अवहेलना है, मतलब दास प्रथा जो वो प्रकृति नहीं है, ठीक है, वो एक गरिमा है और समानता का अवहेलना है, मतलब समानता यहाँ पर नहीं दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दासता के सिद्धांत में अनेक विधोराभाषा था, क्या था, विधोर भाषा था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दास को प्रकृति भी माना तथा उसे मुक्ति की बात भी, मतलब उसको प्रकृति भी माना है अरस्तु ने और इसको मुक्ति भी मतलब थोड़ा आज़ादी भी दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता और समानता के मानवीय सिद्धांतों पर चोट है, मतलब यहाँ ना स्वतंत्रता दिख रहा है ना मानवता दिख रहा है ना समानता दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जातिगत अहंकार की भावना, जब वह कहता है कि यूनानियों को दास नहीं बनाया जा सकता, मतलब जब अरस्तु का कहना था कि यूनानी लोग जो होंगे उनको दास नहीं बनाना, जो यूनानी से बाहर होंगे या यूनानी लोग नहीं होंगे उनको दास बना के रखना, ये आलोचना करने वाली पॉइंट थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट था देखिए कि अरस्तु के विचार अवैज्ञानिक मनुष्यों पर पशुओं के उदाहरण थोपना, मतलब जो विज्ञान मतलब विज्ञान के बारे में नहीं सोचता है तो उसको पशु के उदाहरण में थोप देता है, तो ये हस्तापत व अन समझने की वाली बात है, मतलब ये सब नीचे दिखाने की बात को ये आलोचना के पथ पे जाता था, ठीक है, आलोचना करने की वाली बात थी, ठीक है। ओके नेक्स्ट हम लोग लास्ट में हम लोग निष्कर्ष यानी कंक्लूजन लास्ट में हम लोग देख लेंगे, और आप लोग लास्ट में आंसर में कंक्लूजन डालिए और शुरू में परिचय डालना बहुत जरूरी है 20 मार्क्स के क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए अरस्तु जैसा विचारक भी दास प्रथा जैसे पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, मतलब ये भी इतने बड़े विचारक होने के बाद भी ये दास प्रथा को
अपने समर्थन किए थे। पक्ष में यही कि उसने दास प्रथा में सुधार के प्रयास किए तथा कुर्ण दास प्रथा के स्थान पर उसे मानवीय आधार देने का प्रयास किया। मतलब ये उस पर हार्ड तरह से, मतलब होता है ना, दास बनाने के बाद जो ज़्यादा तरह से उस पर गलत व्यवहार करते थे वो नहीं थे, ये उसको खुला भी दे रहे लेकिन दास बनाना चाहते थे, ये दास प्रथा को समर्थन किए थे। यही लास्ट में निकलता है कि इनका यही विचारक में ये एकदम गलत, मतलब थोड़ा सा इस आलोचना के पथ पे जाते थे। ठीक है, आलोचनात्मक इनका पक्ष था। ठीक है, ये अरस्तु के यहीं पे निष्कर्ष लिखिए। इसके बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।